Hello students of BSc second year, BSc second semester. So some questions are here in the form of capsule. तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी उम्मीद की जाती है कि कल वो आपके एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं. तो इसको आप थोड़ा सा बार बार रिवाइज करते रहिए और इसी तरह के और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं. बाकी इसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉस आपको याद करने हैं कि बहुत सारे मॉस हमारे कोर्स में ऐसे हैं जिनके लोकल नेम अलग हैं. तो जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी जीनस आपके सिलेबस में है, सबके लोकल नेम आप याद कर लें. कुछ मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिए हैं, जैसे पीट मॉस. पीट मॉस किसको कहते हैं? स्फैग्नम को. और इसी का एक नाम है बॉग मॉस. पीट मॉस और दूसरा नाम है बॉग मॉस. बॉग का मतलब होता है मार्श, एसिडिक. तो ये जो है एसिडिक उसमें फॉर्म में रहता है, तो इसलिए एसिडिक मार्श एरिया में पाया जाता है और पीट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको बॉग मॉस या पीट मॉस भी कहते हैं. ऐसे ही एक और ब्रायोफाइट्स का नाम है एंथोसिरोस. तो एंथोसिरोस इसको हम लोकली हॉर्नवर्ट कहते हैं, क्योंकि ये फील्ड में, या इसको फील्ड में हॉर्नवर्ट भी कह सकते हैं. इसका जो थैलस है, इसमें जो स्पोरोफाइट्स है वो ऐसे लगते हैं जैसे हॉर्न ग्रो कर रहा है थैलस के ऊपर, इसीलिए इसका नाम जो है हमने या इसको जो है लोकली जो है हॉर्नवर्ट कहते हैं. अगर हम स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट की बात करें तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन है? जुप्सी. जुप्सिस इज ए स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट. देन फर्स्ट लीवरवर्ट, फर्स्ट ब्रायोफाइट जो नोन हुआ वो भी कौन सा था? लीवरवर्ट के रूप में जो है फर्स्ट ब्रायोफाइट जाना गया, और इसको हम हिपैटिकॉप्सिडा में स्टडी करते हैं. तो हिपैटिक मीन्स लीवर, कि वे प्लांट जिनका यूज़ लीवर से रिलेटेड डिजीज़ को क्योर करने में करते हैं, तो उसको जो है हिपैटिकॉप्सिडा में स्टडी किया जाता है. लीवर वर्ड आ जाते हैं इसमें. सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें, सबसे सिंपल ब्रायोफाइट कौन सा है? तो इसमें रिक्सिया का नाम आ जाएगा. इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और इसका जो स्पोरोफाइट है उसमें केवल कैप्सूल मिलता है, फूट और सीटा नहीं मिलते. तो इसलिए जो है इसको सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट के रूप में जाना जाता है. देन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी. तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी में प्रोफेसर शिवराम कश्यप का नाम आता है, या SR कश्यप भी बोलते हैं इसको. देन स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स की बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें ब्रायोफाइट्स की स्टडी की जाती है उसको हम ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं. फॉसल ब्रायोफाइट की बात करें तो नाइडेटा और लैंसियोलेटा इसकी स्पीसीज है. तो ये जो है फॉसल ब्रायोफाइट नाइडेटा और लैंसियोलेटा. लिविंग फॉसल की अगर हम बात करें तो लिविंग फॉसल जिंगोबाइलोबा और साइकस है. ये दोनों जो है लिविंग फॉसल में इंक्लूड हो जाते हैं. चिलगोजा जो है एक ड्राई फ्रूट्स के रूप में मिलने वाला फ्रूट है जिसको हम सीड के रूप में खाते हैं, और पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है चिलगोजा. जम्मू कश्मीर वगैरह में जहाँ पर पाइन प्लांट पाए जाते हैं, चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर ये आसानी से मिल जाता है. एक तरह से ये एक चीड़ का बीज है. और उस चीड़ यानी पाइनस की स्पीसीज का नाम है जियार्डियाना. तो पाइनस जियार्डियाना का जो सीड है वो चिलगोजा के नाम से जाना जाता है. देन फंक्शन ऑफ टेपिटम लेयर. एक लेयर बनती है अगर कहीं स्पोर्स बन रहे हैं या मेगा स्पोरेंजिया या माइक्रो स्पोरेंजिया बन रही है, तो जहाँ कहीं भी ये टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन होगा, तो ये टेपिटम लेयर क्या है? ये न्यूट्रिटिव नेचर की होती है जिसका काम होता है डेवलपिंग स्पोर को या डेवलपिंग स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन देना, और खुद बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करेक्टर गैमा कप. गैमा कप कहाँ पर मिलेंगे हमें? मार्केंशिया जो प्लांट है, ब्रायोफाइट है, उसके थैलस की डॉर्सल सरफेस पर हमें गैमा कप मिलेंगे. देन एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फाइलोक्लेट. तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो लगभग सारे ब्रायोफाइट से रिलेटेड है. अब यहाँ पर जो एक नया क्वेश्चन आ गया, ये फाइलोक्लेट. फाइलोक्लेट जो है एक एंजियोस्पर्म प्लांट का कैरेक्टर है. फाइलोक्लेट में हम कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं कि जिसमें स्टेम या लीफ में कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है. तो फाइलोक्लेट का एग्जाम्पल है ओपोन्शिया. ओपोन्शिया या हिंदी में कहते हैं नागफनी.
आपने देखा होगा कैक्टस के रूप में मिलता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ऐसे पॉइंट्स लगे रहते हैं और उस पर ये हमें स्पाइंस मिलेंगे। तो ये क्या है जो हमें लीफ की तरह दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का होता है, तो ये लीफ की तरह दिखने वाला ये स्टेम है। और ये जहाँ से ये स्पाइंस निकले हैं ये एरिया जो है नोड है, इसी को हम एरोली के नाम से जानते हैं। और ये जो स्पाइंस हैं वो क्या है, वास्तव में लीफ है जो बाद में स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई। तो जीरोफाइट प्लांट है। जीरोफाइट प्लांट होने के कारण इसके स्टेम ने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लिए हैं, जिसके कारण ये जीरोफिटिक कंडीशन में आसानी से उग सकता है। तो फाइलोक्लेड इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और कैसे एनवायरनमेंट में मिलेगा, ये जीरोफाइट एनवायरनमेंट में मिलेगा। कैक्टस या ऐसे कहते हैं ओपोन्शिया इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ऑफ कोकोनट। वाटर ऑफ कोकोनट मीन्स नारियल पानी। नारियल पानी वास्तव में क्या होता है? नारियल पानी एक तरह का एंडोस्पर्म है। इसमें एंडोस्पर्म जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लिक्विड के फॉर्म में मिलने वाले जो नारियल पानी है, और दूसरा जो हम क्रीम के तौर पे या मांस के फॉर्म में खा लेते हैं उसको, वो जो है इसका सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म ईडेबल होता है, हम नारियल पानी भी पीते हैं, और जो लिक्विड एंडोस्पर्म है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो ये जो हम फ्रूट का पार्ट ले रहे हैं, जो हम ईडेबल पार्ट है इस फ्रूट का, कोकोनट का, जिसको हम खाते हैं आम भाषा में, तो उसको हम एंडोस्पर्म कहेंगे। वो कोई फ्रूट का वैसा पार्ट नहीं है जैसे और अदर फ्रूट्स होते हैं, जैसे किसी का हम मीजोकार्प यूज़ कर रहे हैं, किसी का हम एंडोकार्प यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम इसका एंडोस्पर्म जो है ईडेबल है, एंडोस्पर्म को ही खाते हैं। जब आपने नारियल देखा होगा, जो पूजा में नारियल रखा जाता है उसके ऊपर एक पेपर जैसी, ब्राउन पेपर जैसी लेयर होती है, वो उसका इपिकार्प है। उसको अगर हम हटा दें तो जटाएं सी निकल आती हैं, वो उसका मीजोकार्प है। और जब हम नारियल को तोड़ते हैं तो अंदर की वो जो रेशे वगैरह हटा दें तो अंदर एक हार्ड कोट आता है, वो उसका एंडोकार्प है। तो इस तरह से जो लेयर्स हैं, इपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये फ्रूट्स की लेयर हैं जो इस तरह से क्लियर हो जाती है। और अंदर की तरफ जो हमें दिखेगा लिक्विड, वो क्या है, इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म, जिसको हम ए सेलुलर एंडोस्पर्म कह सकते हैं। और मांस के रूप में जो क्रीम कहते हैं जो खाई जाती है, उसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। देन एनोमेलीज। आपके कोर्स में नॉर्मल डाइकोट स्टेम, नॉर्मल रूट, ये सारे तो हैं ही, मैंने इसका वीडियो बनाकर आपको ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन नॉर्मल कैरेक्टर के साथ साथ हमें प्लांट्स में कुछ एबनॉर्मलिटी भी ध्यान रखनी चाहिए। तो एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब आपको नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पता होनी चाहिए। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बाद कुछ एग्जाम्पल आपके सिलेबस में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के हैं, जिनको हम एनोमेलीज कहते हैं। वो मैंने वीडियो में आपको नहीं बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ या एनोमेलीज किस किस प्लांट में मिलती हैं? एक तो बिग्नोनिया, एक है ड्रेसेना। ड्रेसेना और यक्का, ये दोनों मोनोकॉट हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है ये पॉइंट। ड्रेसेना और यक्का दोनों मोनोकॉट प्लांट हैं, और मोनोकॉट प्लांट होते हुए भी ये दोनों प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। तो ये एक तरह का एबनॉर्मल कैरेक्टर है, एनोमेलीज है। तो इसको आप याद रखिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कौन से मोनोकॉट स्टेम हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, तो इसमें आप ड्रेसेना और यक्का इसका नाम लेंगे। ड्रेसेना चूंकि आपके सिलेबस में है तो इसलिए ड्रेसेना को और अच्छे से याद रखिए। बाकी यक्का भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसमें मोनोकॉट होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ऐसी एक एग्जाम्पल है साल्वाडोरा, बोराविया डिफ्यूजा, लैप्टेटिनिया और बीटा वुल्गैरिस। बीटा वुल्गैरिस क्या है? बीट रूट, जिसको हम कहते हैं चुकंदर, खाते भी हैं। तो उसकी रूट्स ही हम ईडेबल है, रूट ही हम खाते हैं, लेकिन उस रूट में जो है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। किस कारण होती है इतना सब अभी समझाने का समय नहीं है, बस आप ये जान लें कि इस रूट में, बीटा वुल्गैरिस की रूट में एनोमेलीज पाई जाती है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसके कारण इसमें जब आप चुकंदर को काटते हैं, घर में काटा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग बन जाती दिखाई देती है। तो वो रिंग ही जो है एबनॉर्मल फीचर्स को दर्शाती है, क्योंकि इसके अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हुई है।
और किसी हम अगर रूट की बात करें, डाइकॉट रूट की, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इस तरह के सर्किल्स नहीं बनते हैं। तो इस सर्किल का फॉर्मेशन जो है एबनॉर्मलिटी है, और ये किस तरह से होते हैं वो सब बाद में कभी बता देंगे। अब बिग्नोनिया की अगर हम बात करें तो बिग्नोनिया में क्या होता है कि इसमें जाइलम जो होता है, या ऐसे कह दो कि इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ शुरुआत में कैम्बियम जो है नॉर्मल बनता है सभी में ही। अब ये जो नॉर्मल कैम्बियम बना है, ये नॉर्मल कैम्बियम बिग्नोनिया में एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगता है। शुरू में तो नॉर्मल एक्टिविटी करेगा, अंदर की तरफ कैम्बियम जाइलम बनाता है, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाता है। लेकिन कुछ समय बाद 4 डायगोनल प्लेसेस पर, ये भी आपको एक बात याद रखनी है कि 4 डायगोनल प्लेसेस पर, मान लीजिए ये स्टेम है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो 4 डायगोनल प्लेसेस यानी आमने सामने की 4 जगह। तो इन 4 जगहों पर क्या होता है कि जो है ये कैम्बियम जो है, सपोज ये एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। ये अंदर भी जाइलम बनाएगा, बाहर भी जाइलम बनाएगा। तो इस तरह से अंदर जाइलम और बाहर जाइलम, दोनों तरफ जाइलम बन जाते हैं। सॉरी, ये अंदर नहीं, दोनों तरफ अंदर और बाहर फ्लोएम बनाता है। 4 डायगोनल प्लेसेस पर फ्लोएम बनाता है, जिसके कारण अंदर की तरफ तो जाइलम बने ही, लेकिन 4 जगहों पर क्या बन गए, फ्लोएम बन गए। तो बाहर भी फ्लोएम है, अंदर भी फ्लोएम है। यहाँ तो पूरी की पूरी फ्लोएम की रिंग बनी, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि फ्लोएम बन गए जाइलम की जगह पर, तो इस तरह से फ्लोएम के वैज हमें जो है 4 डायगोनल प्लेसेस पर दिखाई देते हैं। तो बिग्नोनिया के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, बिग्नोनिया वेनुस्टा इसका नाम है प्लांट का, और इसमें एबनॉर्मलिटी क्या दिखाई देती है कि 4 डायगोनल प्लेसेस पर नॉर्मल कैम्बियम एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करने लगता है, जिसके कारण 4 पॉकेट जो है फ्लोएम के बन जाते हैं, किसके अंदर, सेकेंडरी जाइलम के अंदर। और कहाँ पर बनेंगे, 4 डायगोनल प्लेसेस पर। ये जो बने हैं ये वैज शेप होते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें जो है सेकेंडरी जाइलम के अंदर बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। तो ये बिग्नोनिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाद में यहाँ पर क्या होता है कि अब कुछ समय तक एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है। अब एबनॉर्मल एक्टिविटी करने के हमें और नए 4 जगह बन जाएंगे। मान लीजिए नए 4 ये वाले प्लेसेस पर ये जो है एबनॉर्मल एक्टिविटी करेगा। यहाँ पर तो अब नॉर्मल चलेगी, लेकिन अब जो नए प्लेसेस हैं वहाँ पर एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो जितना पुराना स्टेम होता है, तो 4 के मल्टीपल में हमें हर बार 4 प्लेसेस पर ही इसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी। तो 4 के मल्टीपल प्लेसेस में ही हमें जो है वैज शेप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जो सेकेंडरी जाइलम में लटके हुए दिखाई देते हैं। साल्वाडोरा और लेप्टिटिनिया, ये दोनों स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ जो है कुछ अलग तरह की होती है। इसमें क्या होता है, बिग्नोनिया की तरह मान लो कि नॉर्मल कैम्बियम बनता है, और ये नॉर्मल कैम्बियम ये जो है फिर एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। तो बिग्नोनिया में भी नॉर्मल कैम्बियम बना, साल्वाडोरा में भी नॉर्मल कैम्बियम बना, सब डाइकॉट है ये। बोराविया में भी नॉर्मल कैम्बियम ही बनता है, नहीं बोराविया का अलग है। तो बिग्नोनिया, साल्वाडोरा और लेप्टिटिनिया, इन 3 प्लांट में जो है नॉर्मल कैम्बियम बनेगा, जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। यहाँ पर तो बिग्नोनिया में क्या होता है, केवल एबनॉर्मल बिहेवियर 4 डायगोनल प्लेसेस पर होगा, लेकिन यहाँ पर साल्वाडोरा और लेप्टिटिनिया, इन दोनों में क्या है कि यहाँ पर जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो रैंडमली है, कि रैंडमली कहीं पर भी फ्लोएम बनने लगेगा, कहीं पर भी जाइलम बनने लगेगा। फिर जहाँ पर जाइलम बन रहा था वहाँ फिर अब नॉर्मल एक्टिविटी होने लगेगी, फिर अदर प्लेसेस पर बनने लगेगा। तो इसमें सेकेंडरी जाइलम के अंदर हमें ऐसे लगता है जैसे फ्लोएम के आइलैंड बन गए हों। तो इस तरह से हमें सेकेंडरी जाइलम के अंदर जगह जगह फ्लोएम के आइलैंड या सेकेंडरी फ्लोएम के आइलैंड जो है दिखाई देते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है हमें वहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो है जाइलम के अंदर जो है हमें फ्लोएम मिलेंगे, सेकेंडरी जाइलम के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम, साल्वाडोरा में भी और लेप्टिटिनिया में भी। दोनों का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो सेम है, लेकिन लेप्टिटिनिया में चूंकि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी स्टेम की डिफर हो जाती है। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होने के कारण लेप्टिटिनिया में हमें इंटरजाइलरी फ्लोएम और इंटराजाइलरी फ्लोएम दोनों हमें दिखाई देते हैं।
इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी, दोनों तरीके के फ्लोएम हमें लेप्टिडिनिया में मिलेंगे। किसके अंदर? लेप्टिडिनिया में। साल्वाडोरा में केवल एक ही तरह का फ्लोएम मिलेगा जो सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में बना हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर लेप्टिडिनिया में इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी दोनों मिलेगा। एक तो जो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बना है और एक इसमें प्राइमरी फ्लोएम है जो बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल के कारण डेवलप हुआ है। इसमें तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही है एबनॉर्मल। देन बोराविया डिफ्यूजा। बोराविया डिफ्यूजा में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कैम्बियम रिंग। तो इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है कि एक कैम्बियम रिंग नहीं बनती। मोस्टली क्या होता है, सभी प्लांट्स में पूरी लाइफ में एक ही कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है और वो कैम्बियम रिंग एक बार बन जाती है और हर साल अपनी एक्टिविटी को शो करती है। लेकिन बोराविया में क्या होता है, एक से ज़्यादा कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो मेन कैम्बियम रिंग बनी जो शुरुआत में बन गई, लेकिन उसके बाद जो बनने वाली कैम्बियम रिंग है वो एक्सेसरी कैम्बियम रिंग या सहायक कैम्बियम रिंग कहलाती हैं। तो मोर देन वन कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन इज अ करेक्टर ऑफ बोराविया। इसके अलावा हम ऐसे कह सकते हैं एसेसरी कैम्बियम रिंग यानी सहायक कैम्बियम रिंग का बनना, ये भी जो है एबनॉर्मल बिहेवियर है किसका? बोराविया स्टेम का। तो एक से ज़्यादा कैम्बियम रिंग बनी या एसेसरी कैम्बियम रिंग बनी, एक ही बात है जो बोराविया डिफ्यूजा में हमें मिलेगी। इसके अलावा एक और स्टेम है बोगेनवेलिया, बहुत ही कॉमन है, बिल्कुल बोराविया जैसा ही करेक्टर इसमें पाया जाता है। तो इसमें भी जो है एबनॉर्मलिटी मिलती है। अब जो कुछ प्लांट ऐसे हैं, ये तो है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण एबनॉर्मलिटी दिखाई देना। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी एबनॉर्मल है। तो जिसमें एक एग्जाम्पल मैं शायद इसमें आया नहीं है, यहाँ पर बता रही हूँ, निक्टेंथस। निक्टेंथस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके कॉर्टेक्स के अंदर वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो कॉर्टेक्स के अंदर वैस्कुलर बंडल पाया जाना जो है निक्टेंथस का करेक्टर है। इसको हम जो है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल, सपोज ये स्टेम है, इसके बन जाने के कारण, किसके? कॉर्टिकल वैस्कुलर बन जाने के कारण इसका जो साइज, ये राउंड शेप जो स्ट्रक्चर होता है स्टेम का, वो क्या होता है, मान लो यहाँ 4 कॉर्नर पर वैस्कुलर बंडल बन गए जिसके कारण आउट ग्रोथ बढ़ जाती है। तो अब जो स्टेम जो है हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिलता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में नहीं मिलता या राउंड शेप ना होके अब ये जो है रेक्टेंगुलर या चौकोर हो गया है। क्यों? 4 कॉर्नर पर 4 वैस्कुलर बंडल बन गए हैं, इस कारण ये आउट ग्रोथ हमें दिखाई देती है। अब ये जो आउट ग्रोथ है ये जो हमें यहाँ पर मिल रही है, तो 4 कॉर्नर्स पर 4 वैस्कुलर बंडल हमें किस में दिखाई दे रहे हैं? निक्टेंथस में दिखाई दे रहे हैं। तो निक्टेंथस प्लांट में क्या होता है, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो कि एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मली किसी स्टेम में नहीं मिलते, जिसकी प्रेजेंस के कारण अब राउंड शेप स्टेम जो है चौकोर हो जाता है या रेक्टेंगुलर हो जाता है। ये वैस्कुलर बंडल अपोजिट होते हैं किसके? प्राइमरी वैस्कुलर बंडल के, या जो स्टेम के सेंटर में नॉर्मल जो इसकी वैस्कुलर बंडल की रिंग पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जाइलम अंदर की तरफ होंगे, स्टेम का करेक्टर है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जाइलम इसके बाहर की तरफ होते हैं। तो इस तरह से इसका रिलेशन आपस में देखें तो ये वैस्कुलर बंडल एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर टूवर्ड्स पिथ है इसका जाइलम और इधर टूवर्ड्स एपिडर्मिस है, इस कारण ये अपोजिट कहलाएंगे। तो निक्टेंथस स्टेम इनमें जो है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, याद रखिए, और ये एक इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। ऐसे ही बोराविया डिफ्यूजा यहाँ पर प्लांट है, ये बोराविया डिफ्यूजा प्लांट में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी एबनॉर्मल है। और वो एबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि इसके मेडुला में, मेडुला यानी कि पिथ, इसके मेडुला में या इसके पिथ में भी जो है वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो बोराविया डिफ्यूजा की बात करें तो 2 वीबी मिलते हैं, 2 वैस्कुलर बंडल जो साइज में बहुत बड़े होते हैं अंदर का जो है, और इसके बाहर भी हमें एक आउटर रिंग और मिलेगा जो वैस्कुलर मेडुलरी वैस्कुलर बंडल का बना हुआ होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो है हमें इस स्टेम में मेडुला के अंदर
वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, जिसको हम जो है मेडुलरी वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो इस तरह के करेक्टर्स जो है हमें यहाँ पर बोहराविया डिफ्यूज़ा में मिलेंगे या बोगेनवेलिया में मिलेंगे। बोगेनवेलिया में सेंटर में अगर हम देखें तो 4 वेस्कुलर बंडल होते हैं, और अगर हम बोहराविया डिफ्यूज़ा की बात करें तो इसके सेंटर में 2 वेस्कुलर बंडल बड़े दिखाई देते हैं। ऐसे ही अमरेंथस में भी ऐसे ही होता है, उसमें भी जो है मेडुलरी वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स जो है किसके एबनॉर्मल फीचर्स के हैं। दोबारा बता देती हूँ, या आप इसको रिपीट करके जो है रिवाइज करके सुन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट करेक्टर साइकस वुड। साइकस में जो वुड होती है वो पिक्नोजाइलिक वुड कहलाती है। मैनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक वुड होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, आप जो है गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। देन एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। 2 तरह की स्टील होती है, पढ़ा है आपने, जानते हैं थोड़ा बहुत। एक तो होती है प्रोटोस्टील और दूसरी होती है साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टील उस स्टील को कहते हैं जिसमें स्टील का फॉर्मेशन जाइलम और फ्लोएम मिलकर करते हैं, वो स्टील प्रोटोस्टील कहलाती है, जिसमें पिथ नहीं होता, पिथ एब्सेंट है। और पिथ वाली स्टील यानी ऐसी स्टील जिसमें पिथ पाया जाता है उसको हम जो है साइफनो स्टील कहते हैं। अब मार्सिलिया जो है, और मार्सिलिया में भी कौन सा, उसका राइजोम। मार्सिलिया की अगर राइजोम की बात करें तो उसमें एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील पाई जाती है। एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील में क्या होता है, सपोज ये स्टेम है या राइजोम का टीएस है, ये एंडोडर्मिस है, इसमें एक जाइलम की रिंग बन जाएगी, मेटाजाइलम की रिंग। बाहर की तरफ इसमें जगह जगह पर प्रोटोजाइलम मिलेंगे। अब इसके इधर भी फ्लोएम डेवलप हो जाता है, इसके इधर भी फ्लोएम डेवलप हो जाता है, दोनों तरफ फ्लोएम की रिंग पाई जाएगी। तो दोनों तरफ फ्लोएम, एम्फी मीन्स 2 साइड, फ्लोइक मीन्स फ्लोएम, तो दोनों तरफ फ्लोएम का पाया जाना एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील कहलाता है। सेंटर में इसमें पिथ होगा, पिथ को घेरे हुए इसमें इनर एंडोडर्मिस होगी और उसके चारों तरफ इनर पेरिसाइकिल होगी। तो इसमें कुछ अलग करेक्टर्स हैं। इसकी एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील में तो केवल मेन जो करेक्टर वो ये है कि जो जाइलम रिंग बन गई इसमें, उसके दोनों तरफ फ्लोएम है, आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम।